जानते हो हम लोग को भी पूरा रिपोर्ट वगैरह भी देना पड़ता है ना क्लासेस का, तो इसलिए ये प्रॉब्लम की लाइट नहीं है या नहीं है इसको हम लोग मेंशन नहीं कर सकते ना। तो 6 पार्टिसिपेंट्स हो आज। हाँ, सबको दिक्कत होगी, हम समझ सकते हैं, आंधी तूफान के कारण लाइट वाइट की प्रॉब्लम होगी। तो पीपीटी वगैरह तो सब तुम्हारे पास है ही, है ना। और एक सिंपल सा चैप्टर शुरू करते हैं क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स हो और लाइट नहीं है तो तुम लोग क्विज भी देने के लायक नहीं हो गया अभी तो। नो मैम। चलो, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है ना। और इसको पीपीटी तो सबको हम आज भेज ही देंगे। अगर नहीं भेजना तो है ही, अदरवाइज तो ये हमारे साइट पे भी डाला हुआ है सब कुछ, इसलिए प्रॉब्लम किसी को नहीं आनी चाहिए। हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमको नहीं लगता कि अब कोई और ज्वाइन करेगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मेटाबॉलिज्म इन स्टार्टर कल्चर। इसमें तीन तीन मेटाबॉलिज्म तुम लोग को पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, सिट्रेट एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। तो कई बार तुम्हारा ये जो चैप्टर है ये टोटली रट्टाफिकेशन है, इसमें तुम्हें स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। ये तीन ही है तो इसलिए बेटर है कि, क्योंकि कई बार होते हैं ना कि एक तुम्हारा मेटाबॉलिज्म पूछ देगा, कभी कार्बोहाइड्रेट का पूछ दे या सिट्रेट का पूछ दे या प्रोटीन का पूछ दे। और ये तीनों मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे स्टार्टर कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पता है कि उसमें लैक्टोज या ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है। सिट्रेट जो है वो सिट्रेट को यूटिलाइज करके फ्लेवर का प्रोडक्शन होता है। एंड प्रोटीन यूटिलाइजेशन तुम्हारा केसन प्रोटीन वगैरह जो ब्रेक होता है वो अल्टीमेटली चीज़ में काम आता है। तो इसीलिए ये मेटाबॉलिज्म स्टार्टर कल्चर में तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। सो पहला शुरू करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सभी को पता है, इतनी बार ये हो चुका है कि क्या प्रेजेंट होता है मिल्क में, लैक्टोज प्रेजेंट होता है। और उस लैक्टोज पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, उस पर फर्मेंटेशन करके मेटाबॉलिज्म करके लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करती है। और इस प्रोडक्शन के दौरान जो ब्रेकअप होता है उसमें कई ऐसे स्टेप्स होते हैं। और ये अल्टीमेटली फिर तुम्हारा साइटोक्रोम सिस्टम में तुम्हें याद होगा, तुम लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा या 11th में भी पढ़ा होगा कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है वो बेसिकली 3 स्टेप्स में बटा होता है ना। एक होता है तुम्हारा जो कि ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में ही होता है और वो बिना किसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो कई बार जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो स्टार्टर कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो ग्लूकोज है वो 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज करता है, यानी पायरुविक एसिड में चेंज करता है। और ये पायरुवेट जो है उसको डाइवर्ट करके हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए उसका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। जो एरोबिक साइकिल है, मीन्स जो हमारा साइटोप्लाज्म के बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोडक्ट बनता है या जो जाता है, उसका अगर मतलब कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली जब पूरा तीनों साइकिल अगर चलेगा, यानी ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए एंड देन साइटोक्रोम सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, अगर ये तीनों सिस्टम अगर ऑपरेट करता है तो जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड इसके थ्रू जो होता है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन एंड प्लस वाटर, इन 3 प्रोडक्ट बनता है, जिसका अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं होता है। बट ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो अपने ओन मेटाबॉलिज्म के लिए, अपने ओन एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ये प्रोसेस करता है, ठीक है। तो जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें ये तीनों प्रोसेस पाया जाता है। तुम्हारा फर्मेंटेशन, कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो सिर्फ फर्मेंटेशन प्रोसेस से कहते हैं क्या, क्योंकि मतलब कि उनको उनमें जो होता है वो ऑक्सीजन का जो एंजाइम होता है, ऑक्सीजन को कैटाबलाइज, ऑक्सीजन के फलस्वरूप बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड रेडिकल वगैरह को या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको पॉप अप करने के लिए उसके पास एंजाइम नहीं होता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फर्मेंटेशन
फर्मेंटेशन तक ही रुक जाते हैं। ऑल दो फर्मेंटेशन से बहुत कम एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्टीमेटली, या जो भी एनर्जी जो भी उसकी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे अपना काम चला लेता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एरोबिक भी होते हैं, वो मतलब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के साथ साथ अपना ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड टीसीए साइकिल भी चलाते हैं, एंड अल्टीमेटली वो फाइनली ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अब हम देखेंगे कि जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, यहाँ पे बेसिकली हमारा लैक्टोज है। तो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए दो एंजाइम हैं, एक तो बीटा डी गैलेक्टोसाइडेज जिसको कि लैक्टेज और बीटा गैलेक्टोज भी बोलते हैं, और बीटा डी फॉस्फोगैलेक्टोसाइडेज। ये दो एंजाइम जो है वो यूटिलाइज होता है फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। हाइड्रोलिसिस यू ऑल नो कि ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल विद द ऐड ऑफ सम वाटर मॉलिक्यूल। अब जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं उसमें दोनों एंजाइम प्रेजेंट होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड, थोड़ा वेट ही कर लेते ना, इसलिए लग रहा है क्योंकि बार बार लोग आ रहा है ना। सो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है इसमें दोनों तरह का एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये मिटा देते हैं, हाइलाइटर यूज करते हैं, हाइलाइटर यूज करते हैं। ओके, सो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये उसमें दोनों तरह का एंजाइम प्रेजेंट होता है, यानी इसमें दोनों तरह का बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा फॉस्फोगैलेक्टोज ये बोथ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और कुछ जो लैक्टोबैसिलाई होते हैं उसमें मतलब कि ओनली मोस्टली जो लैक्टोबैसिलाई होते हैं उसमें ये दोनों एंजाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा लैक्टोबैसिलस कैसी होता है जिसमें कि ओनली बीटा डी फॉस्फोगैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी होती है। लेकिन नेचुरल सिस्टम में, ये हमारा जो थर्ड पॉइंट है, नेचुरल सिस्टम में लैक्टोकोकाई के पास दोनों ही एक्टिविटी होती है, बट इन स्टार्टर कल्चर ओनली बीटा मतलब कि दिस एक्टिविटी इज सेम, यानी कि बीटा डी फॉस्फोगैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी इनसे। ठीक है ना, तो इसमें कोई ऐसा समझने वाला बात नहीं है कुछ, मतलब मोस्ट ऑफ द लैक्टोबैसिलाई में दोनों एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टार्टर कल्चर में जो मोस्टली यूज होता है स्टार्टर कल्चर में ओनली हमारा ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी पाया जाता है। अब सबसे पहले तो देखो इसका स्टेप होता है कि लैक्टोज जो भी तुम मीडिया में डालोगे लैक्टोज, वो सबसे पहले कैसे जाएगा, ये कुछ जो एंजाइम सिस्टम, क्योंकि एंजाइम के बारे में बताया जा रहा है तो उधर तुम दो एंजाइम पढ़ लिए। ये जो एक एंजाइम है जिसको कि हम लोग परमिएज कहते हैं, इसके नाम से जाहिर है कि ये ऑब्वियसली ये कुछ परमिट करेगा, है ना, कुछ एंजाइम को परमिट करेगा, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला एंजाइम होगा जो कि तुम्हारा परमिट करेगा लैक्टोज मॉलिक्यूल को, क्योंकि तुम लोग को अच्छी तरह से पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है दैट आर सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल यानी कि कुछ, या उसको हम लोग डिफरेंशियल परमेएबल भी कह सकते हैं, अगर उसको लगे कि ये चीज हमारे लिए यूजफुल है तो उसको अलाउ करेगा, नहीं यूजफुल है तो उसको अलाउ नहीं करेगा। तो ये जो परमिएज सिस्टम है ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट डिपेंडेंट मतलब कि फॉस्फोट्रांसफरेंस सिस्टम भी कहते हैं। बेसिकली ये परमिएज एंजाइम है जो कि तुम्हारा लैक्टेज मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ले जाने में हेल्प करता है। अब लैक्टोज जो होगा वो अच्छी तरह से तुम्हें पता है कि ये डाइसैकेराइड है, यानी कि ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है, और मतलब कि हाँ डबल इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, वन इज ग्लूकोज एंड अदर इज गैलेक्टोज, एंड ऑब्वियसली ये ब्रेक डाउन होगा बाय द गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के थ्रू, है ना, ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। और इसमें जो बॉन्ड होता है वो बीटा 1,4 ग्लैक्टोसिडिक बॉन्ड होता है। ये सब तो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, मेटाबॉलिज्म है तो थोड़ा बहुत तुम्हें जानना होगा। अब देखो हमारे पास दो सिस्टम होता है, वन सिस्टम जो है उसको हम लोग बोलते हैं होमो फर्मेंटेशन, एंड दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हेट्रो फर्मेंटेशन। ऑब्वियसली कई बार इसको हम लोग बता चुके हैं कि होमो फर्मेंटेशन क्या है। होमो फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है
वो फर्मेंटेशन प्रोसेस करती है और उसमें सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करती है। और हेट्रो फर्मेंटेशन में नॉट ओनली मतलब लैक्टिक एसिड बट अदर देन लैक्टिक एसिड का भी प्रोडक्शन होता है। एंड जो हेट्रो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ये कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया करते हैं, होमो फर्मेंटेशन जो होता है वो कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया करते हैं। तो ये जो होमो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये तुम्हारा दो पाथवे से चलता है। इसके टू पाथवे होते हैं। एक तो हो गया तुम्हारा ईएमपी पाथवे, मेरा हाइलाइटर। एक तो हो गया तुम्हारा ये ईएमबी पाथवे एंड दूसरा होता है हमारा टैगाटोज 6 फॉस्फेट पाथवे। सीधा इसको टैगाटोज पाथवे कर लो और इसको ईएमबी, यानी कि उसका फुल फॉर्म कोई बताएगा? व्हाट इज ईएमपी? बताओ, कोई बताएगा इसका फुल फॉर्म? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा Yes, कहाँ चली गई? yes, ma'am. हाँ, ईएमबी का फुल फॉर्म चर्चा कर रहे हैं। Ma'am, बोलो, हम कुछ हिंट दे रहे हैं, बोलो। ma'am, admin mayor of pathway, ma'am. Yes, Maroff, domain Marenhof pathway. चलो स्पेलिंग याद है? स्पेलिंग प्रतीक्षा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्पेलिंग E M E M G E M B G E N. मेरा राइटर कहाँ भाग जा रहा है? कहाँ भाग जा रहा है? याद क्यों ले रहा है ये पॉइंटर? बोलो। E M B D E N. Then yes, EM D E M B, ma'am. B. EMBDEN. E M B D E N. EM B D E and then Marenhof, ठीक है। उसके बाद हो गया तुम्हारा दूसरा जो है, और ये क्यों इसका नाम बोला जाता है? बोलो। Ma'am, ये साइंटिस्ट किए थे. यस, ये साइंटिस्ट था मायरन, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मायरन, सही है स्पेलिंग? नहीं, ma'am. MEHER. MEYERHOF. अच्छा यहाँ बीच में एक MEY. MEYREN, इतना होता है पैट, उस पर हाथ घुमाने से ही अच्छे से आराम से लेते हैं। मेरा भेज चुका है। MEYREN, अब तो सही है। मायरन, HOF. हाँ, अच्छा। डबल एफ हो जाएगा मायरन हो। और पी, पी का मतलब क्या बता? मैम, P का मतलब मायरन हो पैरनेस,
इसका स्पेलिंग हम भी भूल रहे हैं। स्पेलिंग देखो, 3 साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, जिन्होंने कि ईएमपी पाथवे दिया था, मैरिनो पैरानस पाथवे, और इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे बोला जाता है। और ये जो बेसिकली पाथवे है, इसको कॉमन नेम क्या है इसका, बोलो? ग्लाइकोलिसिस। सब तुम लोग कुछ भी बेसिक याद नहीं है तुम्हें, ठीक है। एंड अनदर जो होगा वो तुम्हारा ग्लैक्टोज का होगा, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिज्म है वो 2 स्टेप में इसलिए होगा कि पहले तुम्हारा ग्लूकोज मेटाबोलाइज होगा एंड उसके बाद तुम्हारा गैलेक्टोज मेटाबोलाइज होगा, क्योंकि लैक्टोज तुम लोग को पता है ना कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का बना हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो पाथवे है ना, इसको तो मतलब कि हल्का फुल्का मोटा मोटी अगर स्टेप याद कर लेना, स्टेप जो होगा वो तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा विद सम एंजाइम। और ये तो पाथवे जो है वो मैट्रिक में अगर 1-2 बार तुम लोग पढ़े होगे तो याद भी है। हम लोग तो सीधा जैसे यहाँ ग्लूकोज से शुरू होता है, तो मतलब नॉर्मल जो ग्लाइकोलाइसिस होता है यहाँ लैक्टोज से शुरू होगा, और लैक्टोज जो होगा वो ऑब्वियसली मतलब कि ये जो पायरुवेट पीईपी यानी कि पायरुविक एसिड है ना, इसके प्रेजेंस मतलब ये देख लो ना कि इसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड होना है, ठीक है ना। तो पायरुवेट फॉस्फेटेज एंजाइम होता है जो कि लैक्टोज को 6 फॉस्फेटेज में, उसमें पायरुवेट जो है वो ऐड हो रहा है, लैक्टोज 6 फॉस्फेटेज में चेंज करेगा। अब ये लैक्टोज 6 फॉस्फेटेज जो होगा वो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में चेंज करेगा, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड गैलेक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज सिंपली दिया हुआ है। तो उसको अगेन ये स्टेप में बता दिया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा वो अगेन एटीपी, एक एटीपी यूटिलाइज, यानी यहाँ पे देख रहे हो कि एटीपी एडीपी में चेंज हो रहा है, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। और किस लिए? क्योंकि फॉस्फेट ऐड होना है ना, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ पे ऐड हुआ होगा, राइट, ठीक है ना। यहाँ भी एक एटीपी जो होगा वो एडीपी में चेंज किया होगा, तभी ये लैक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ है, राइट। यहाँ भी ग्लूकोज जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी को यूज करके, और विद एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज, उसके प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आइसोमेरेज एंजाइम, तो ये लास्ट में आइसोमेरेज एंजाइम है, फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज, ये नाम से मतलब इसको कर दिया, लेकिन तुम लोग अगर हेक्सो आइसोमेरेज सिंपली भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। और ये जो तुम्हारा मतलब कि आइसोमरेज इसलिए क्योंकि ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रुक्टोज, इसीलिए इसको हम लोग आइसोमरेज करें, तो ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज करता है। अगेन 1 मॉलिक्यूल का यूज होता है एंड ये चेंज हो जाता है तुम्हारा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, राइट। फिर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बनता है, यहाँ पे 1 NAD मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन लेके NADH में चेंज होता है, जो कि अल्टीमेटली तुम्हारा फिर जाएगा साइटोक्रोम चेन में, जहाँ के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। फिर ये तुम्हारा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो होगा वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी को यूज करके 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा, देन पेप बनाता है जिसको कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट बोला जाता है। फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूज करके ये पायरुवेट, ये नॉर्मल तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, और ये पायरुवेट जो होता है वो फिर तुम्हारा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में लैक्टेट में चेंज कर जाता है। ये तुम्हारा 1 बात में हुआ, यानी कि ये नॉर्मल जो तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वही मोर और लेस वही प्रोसेस है, सेम एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप तुम्हें थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, 2-4 बार एक करोगे तो याद हो जाएगा। और ये जो ग्लैक्टोज 6 फॉस्फेट है इधर जो बनाए हैं, ये ग्लैक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो टैगाटोज 6 फॉस्फेट में जाता है, यानी टैगाटोज 1 एटीपी का यूज करके टैगाटोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाता है। फिर ये टैगाटोज 1,6 डाइफॉस्फेट या तो अगेन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज कर जाता है, और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है फाइनली फिर लैक्टेट बनाता है, और या तो फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है, और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है वो चेंज कर जाता है तुम्हारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में।
तो दिस इज द होमोफर्मेंटेटिव पाथवे, जिसमें कि तुम अंत में देख रहे हो कि सिर्फ लैक्टेट मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, और उसमें और भी किसी चीज़ का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता। तो मोटा मोटी तुम्हें स्टेप बताना होगा अगर क्वेश्चन में आ गया तो। और हम लोग रटते थे, मैट्रिक में भी हम लोग रटते थे, आईएससी में भी रटे, और रटते 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 कुछ तो मतलब याद हो ही गया था, अच्छे से याद हो गया था। एंजाइम को तुम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख के, बस सिंपल अगर हेक्सोकाइनेज, यहाँ सिंपल काइनेज भी डाल दोगे तो चलेगा, यहाँ आइसोमेरेज भी डाल दोगे तो चलेगा, है ना, यहाँ सिर्फ काइनेज डाल दोगे तो चलेगा, और डिहाइड्रोजनेज डाल दोगे तो चलेगा। और जो एंजाइम्स है, यहाँ भी लैक्टोज, यहाँ भी तुम्हारा लैक्टेट ग्लिसरॉल डिहाइड, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज लगेगा। जहाँ भी तुम्हारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है उसमें डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होगा। जहाँ भी तुम्हारा एटीपी से एडीपी चेंज कर रहा है वहाँ पे तुम्हारा काइनेज एंजाइम लगेगा। बस यही 6-7 स्टेप है जिसको कि तुम्हें याद कर लेना। ये तुम्हारा होमोफर्मेंटेटिव पाथ है। हेटेरोफर्मेंटेटिव पाथ में तुम्हारा अच्छी तरह से पता है कि लैक्टेट जो है वो बनता ही बनता है, इसके अलावा अदर कंपाउंड्स भी बनते हैं, जैसे कि इथेनॉल बनता है, और भी एसिटाल्डिहाइड भी बन सकता है, इथेनॉल भी बन सकता है। इसको एज पर नीड, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम लोग इसको यूज करते हैं कि अगर हमको इथेनॉल बनाना है तो हम उस पाथवे में ले जाते हैं, एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो उसमें ले जाते हैं, एसिटिक एसिड बनाना है। एक ये जो हमारा पाथवे है ग्लाइकोलिसिस, इससे हम लोग कई प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्रियली बना सकते हैं, जिसका कि यूज इंडस्ट्रियल में होता है। अब इसमें जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या इसका स्टेप है ये देख लो, ये है इसका स्टेप, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है बट देख लेना इसको, ठीक है ना। लैक्टोज है, ये परमेज एंजाइम के प्रेजेंस में अंदर आया, सेल के अंदर आया, जो कि ग्लूकोज एंड लैक्टोज में चेंज किया। ये ग्लूकोज जो है वो देखो सेम एंजाइम हेक्सोकाइनेज एटीपी मॉलिक्यूल यूज किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, फिर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव किया जिससे कि NADH बना। ये बन गया तुम्हारा 6 फॉस्फेट ग्लूकोनेट। अब ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जाता है और बनाता है तुम्हारा रेगुलेज 5 फॉस्फेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मोर और लेस यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो हमारा स्टेप है, इसमें कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एंड प्रोडक्ट लैक्टेट, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों में रिलीज होगा, वेदर वो होमो फर्मेंटेशन हो या हेटेरो फर्मेंटेशन हो, है ना। लेकिन इसमें बीच बीच में कई तरह के प्रोडक्ट्स भी बने हैं, जैसे यहाँ पे एक देख लो, ये तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड भी बना है। अगर किसी ऐसे रिएक्शन में एसिटाल्डिहाइड का प्रोडक्शन है तो हम यहीं तक स्टेप पर रुक जाते हैं। तो ये हेटेरो फर्मेंटेटिव पाथ है, क्योंकि लैक्टेट के अलावा इसमें इथेनॉल भी बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड भी बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको हेटेरो फर्मेंटेटिव पाथ भी बोलते हैं। थोड़ा बहुत याद जरूर कर लेना, क्योंकि मेरा याद की गुंजाइश नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना, कैसे भी याद कर लेना। तुम्हारा अच्छा ये सिट्रेट मेटाबॉलिज्म, ये है फॉर्मेटेटिव पाथ हो गया। अब आ गया तुम्हारा सिट्रेट मेटाबॉलिज्म। सिट्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो कहाँ इसका यूज होता है, सभी को पता है। सिट्रेट मेटाबॉलिज्म या सिट्रेट का जो यूज होता है वो चीज़ के लिए होता है, फ्लेवर प्रोडक्शन के लिए। और मिल्क में लगभग कितना ग्राम सिट्रेट होता है, 1 kg मिल्क में लगभग 1.4 to 2 ग्राम सिट्रेट होता है। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो सिट्रेट परमेज होता है, जो कि तुम्हारा मतलब प्लाज्मिड इंपोर्टेड एंजाइम होता है। और ये मतलब कि लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीशीज लैक्टिक बायोपेराइट लैक्टिकस, ये जो वैरायटी है इसका यूज हम लोग मोस्टली फ्लेवर प्रोडक्शन के लिए करते हैं। सो सिट्रेट लाइज जो होता है वो एक इंड्यूसिबल एंजाइम है, यानी कि जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तभी ये एंजाइम जो होगा वो अपना काम करता है। जैसे बता दिए कि इंड्यूसिबल एंजाइम एंड प्रोड्यूस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट। अब सिट्रेट मेटाबॉलिज्म जो होता है इसका 2 पाथवे है। सिट्रेट मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप ये डाइसिटाइन बनता है, और डाइसिटाइन इज वन ऑफ द फ्लेवरिंग कंपोनेंट्स इन योर योगर्ट, है ना। सो इसमें 2 तरह का पाथवे हो गया, एक केमिकल होता है, एक दूसरा जो होता है वो एंजाइमेटिक होता है। केमिकल पाथवे इट इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। एसिटोलैक्टेट को अगर तुम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बना कर दोगे, यानी कि उसका कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिमूव कर दोगे, क्योंकि जो एसिटोलैक्टेट होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड्स होता है, अगर तुम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते चले जाओगे
है ना, एसिटिक एसिड 3 होता है, ठीक है ना, तो वो तुम्हारा डाइएसिटाइल एसिटिक एसिड का रहेगा, एसिटल्डिहाइड का रहेगा, तो दैट इज डाइएसिटाइल। अब ये कैसे कैसे होता है यहाँ पे देखो, ये सिट्रेट है परमिएज, यानी कि आउटसाइड मेम्ब्रेन रहा, परमिएज उसको अंदर ले गया। ये सिट्रेट जो है वो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज के प्रेजेंस में ये एसिटेट रिमूव करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, पायरुवेट बनाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, अगेन डीकार्बोक्सिलेज, यहाँ भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। ये एसिटल्डिहाइड थाइमिन पायरोफॉस्फेट यानी ATP का फॉर्मेशन करता है। ये जो एसिटल्डिहाइड है ये तुम्हारा अल्फा एसिटोलैक्टेट सिंथेज के प्रेजेंस में ये अल्फा एसिटोलैक्टेट बनाता है, जो कि तुम्हारा अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एक स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन में और एक तुम्हारा NADH मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये 2,2,3 ब्यूटेनडाइल बन जाता है। ये जो मॉलिक्यूल है ये डायरेक्ट यहाँ डाइस्टाइल में चेंज करता है, डाइस्टाइल से एसिटोइन में, एंड ये 2,3 ब्यूटेनडाइल। और ये 2,3 ब्यूटेनडाइल हमें पता है ये सारे जो है वो फ्लेवरिंग कंपोनेंट्स होते हैं। ये अल्फा एसिटोलैक्टेट या तुम्हारा ये जो तुम्हारा डाइएसिटाइल या 2,3 ब्यूटेनडाइल या एसिटोइन, ये सारा जो है वो तुम्हारा फ्लेवरिंग कंपाउंड्स होता है, फ्लेवरिंग कंपोनेंट्स होता है, चाहे तुम्हारा यगर्ट हो चाहे चीज हो। और ये जो फ्लेवरिंग कंपोनेंट्स होता है वो आता है थ्रू सिट्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये बहुत छोटा सा स्टेप है, इसमें तो 6-7 तो स्टेप ही है, इसको याद कर लेना। कोई एक मेटाबॉलिज्म आ सकता है, उसका गारंटी नहीं दे सकती कि नहीं आएगा। इन डेयरी प्रोडक्ट डाइस्टाइल कंसंट्रेशन जो है वो कह रहा है कि बहुत कम कंसंट्रेशन में चाहिए ताकि हमारा एक्सेप्टेबल फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। और एक्टिव डाइस्टाइल रिडक्टेज रिड्यूस फ्लेवर बाय कन्वर्टिंग डाइएसिटाइल टू एसिटोइन, मतलब डाइएसिटाइल अगर एसिटोइन में चेंज करेगा तो वो कुछ बेटर बीटर जो है तुम्हारा टेस्ट आने लगेगा। The potential source of diacetyl reductase is the contaminating bacteria स्पेशली। और ये जो कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर तुम्हारे स्टार्टर कल्चर में आ जाएगा तो वो जो डाइएसिटाइल है, डाइएसिटाइल रिडक्टेज एंजाइम है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब क्योंकि लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस ये सारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और अगर तुम्हारे कल्चर में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ जाएगा तो उसके पास डाइएसिटाइल रिडक्टेज होता है, जो कि तुम्हारा डाइएसिटाइल है उसको वो कन्वर्ट कर सकता है एसिटोइन में, जो कि मतलब कि एक अनवांटेड फ्लेवर प्रोवाइड कर सकता है तुम्हारे प्रोडक्ट में। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ये बहुत ही सिंपल है, तो बहुत याद करना भी आसान है। प्रोटीनलिटिक एंजाइम जो एक हमारे पास प्रोटीन पेप्टिडेज रहता है, दूसरा जो है प्रोटीनेज होता है। पेप्टिडेज होता है वो अगेन दो तरह का होता है, एक्सोपेप्टिडेज एंड एंडोपेप्टिडेज। पेप्टिडेज यानी कि हो गया स्मॉल चेन ऑफ प्रोटीन पे एक्ट करेगा, है ना। और जो एक्सोपेप्टिडेज जो बाहर वाले चेन को कट करेगा उसको हम लोग एक्सोपेप्टिडेज कहते हैं, और जो अंदर वाले चेन को करेगा वो एंडोपेप्टिडेज है। और ये जैसे बता दिया कि स्पेशली कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्मिनल एमिनो एसिड और कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। द प्रोटीनेज एंजाइम जो है वो भी तुम्हारा एंडोपेप्टिडेज होता है, तो ये इसको हम लोग प्रोटीलेटिक एंजाइम भी कहते हैं। ये प्रोटीन का जो मतलब कि बैकबोन होता है उसको वो करता है, जो तुम्हारा इंटरनल पेप्टाइड लिंकेज ऑफ प्रोटीन है उस पर ये एक्ट करता है। तो पेप्टिडेज क्या हो गया, वो तुम्हारा एक्सोपेप्टिडेज कहते हैं क्योंकि वो बाहर कट करता है, टर्मिनल एमिनो एसिड्स को कट करेगा। एंड प्रोटीनेज जो है वो हम उसको एंडोपेप्टिडेज भी कहते हैं क्योंकि ये अंदर कट करता है, ये अंदर के पेप्टाइड लिंकेज ऑफ प्रोटीन को ब्रेक करता है। अब क्या है ये प्रोटीलिसिस का, प्रोटीलिसिस का यूज जो है चीज में बेसिकली होता है। बिना चीज ब्रेक डाउन हुए, बिना प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुए चीज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सो जो मतलब कि जो योगर्ट स्टार्टर कल्चर है वो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा प्रोटीन का तुम्हारा ब्रेक डाउन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा प्रोटीन अगर ब्रेक डाउन होने लगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होने लगेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो करवा होना शुरू हो जाएगा। अब जो एस थर्मोफिलस एंड बल्गरिकस जो है ये प्रोटीलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और जिससे कि कुछ थोड़ा सा उसमें प्रोटीलिसिस चाहिए, तो यही दो जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटीलिसिस प्रोसेस करता है। अब कह रहे थे enzymatic hydrolysis of milk protein degradation of peptide of varying size and free amino acid. The possible changes due to protein reacting can affect the physical structure of yogurt. ये योगर्ट में बता रहा है कि बहुत ज़्यादा हमें प्रोटीलिसिस नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए। और ये बस इसमें यही है कि स्मॉल जो एमिनो एसिड्स हैं वो तुम्हारे मिल्क में आ जाते हैं, और ये अल्टीमेटली ये जो पेप्टाइड्स स्मॉल चेन ऑफ पेप्टाइड्स हैं ये तुम्हारा फ्लेवर ऑफ योगर्ट में हेल्प करते हैं, कुछ अच्छा फ्लेवर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तुम्हारा था मेटाबॉलिज्म।
इन स्टार्टर कल्चर। अब इसमें कहीं कुछ समझना है तो पूछो, अदरवाइज तो 2 चैप्टर है, कल का चैप्टर और आज का चैप्टर, इन 2 चैप्टर से तुम लोग का क्विज ले लेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ना। तो पूछो इसमें से, किसी को है पूछना? बोलो, सब तुम लोग सो जाते हो क्या? अच्छा, वीडियो तुम लोग का, चलो वीडियो ऑन करो तो सब कोई अपना। स्टूडेंट्स चेहरे देखो। अरविंद, इच्छा नहीं दिख रही। शशि, अरविंद, दूसरा वाला अरविंद भी नहीं दिख रहा, प्रणव भी नहीं दिख रहा, सुभाष भी नहीं दिख रहा। 9 लोग तो तुम लोग ज्वाइन किए, शशि का भी नहीं दिख रहा कुछ। अच्छा प्रणव ठीक है। शशि, शशि रंजन, चलो अरविंद का दिख Yes, गया। कहाँ आंधी तूफान आ रहा है रे? सबके घर में लाइट है। अच्छा मैम लाइट नहीं है, बारिश हो रहा है। लाइट नहीं है मैम। मैम लाइट नहीं है। अच्छा, मैम बैटरी 2% हो गया है। ये सनलाइट है चलो मैम। चलो अच्छा मैम चलो क्लास करके स्विच ऑफ कर देते हैं फोन। प्रतीक्षा सब शायद कुछ क्विज भी नहीं दे पाएंगे हम। आज नहीं, अगले वीक दे देना, कल परसों दे देना, आज नहीं। अब जब थम जाएगा मौसम, हमको भी दिख जाएगा कि ठीक हो गया, तो हम लोग को बोल देंगे भाई, मैसेज कर देंगे। तैयार रहना, सब तुम लोग का पढ़ा हुआ है, एक एक चीज क्लास में पढ़ते हो, उसी टाइम याद भी हो जाता है। ऐसा कुछ थोड़ी है कि अलग से कुछ आएगा। प्लस कितना भी हम तुम्हारा चोरी पकड़ने का कोशिश करें, पकड़ कहाँ पाते हैं तुम लोग तो। फॉर्म में ऐसा थोड़ी है कि बिना कॉपी खोले लिखते हो, चाहे हम कुछ भी लगा दे, उसमें टाइमर लगा दे, फलाना ढिमका, फिर डरते क्यों हो? ऑनलाइन एग्जाम के लिए तो हमेशा तैयार रहते हो तुम लोग, ऑफलाइन अब देना कहाँ चाहते हो? मैम ये इंटरनल भी ऑनलाइन ही होगा ना? ना, इस पर आंख में मत रहो। इसीलिए इंटरनल में वैसा ही मार्क्स लाओ जैसा कि समझ में आए कि हाँ बच्चा सही मेहनत किया है ना। मैम पढ़ाई ऑनलाइन होगा और एग्जाम ऑफलाइन होगा। अब चारा क्या है? बड़ा कंडीशन खराब है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो तुम लोग ठीक है पढ़ लेते हो, वीडियो ऑन ऑफ चाहे जो हो, एग्जाम में तो पूरा का पूरा ऑनलाइन में फायदा उठाते हो। यस मैम। एक्चुअली हम लोग को देखना भी है ना कौन स्टूडेंट सही कर रहा है। अब कोई भरोसा नहीं है, देखो क्या सिचुएशन, कैसा गवर्नमेंट का क्या आ रहा है, उसी हिसाब से एग्जाम होगा। ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन, ऑनलाइन का भी उपाय है, हम तो वीडियो सामने खोल के सब सामने बैठे रहेंगे तब तुम लोग का एग्जाम लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, ऑनलाइन का भी बहुत उपाय है। जो बड़ा बड़ा एग्जाम होता है, कैट पैट ये सब जो एग्जाम है वो ऑनलाइन ही होता है। इतना क्वेश्चन ऐसा दे दो कि बच्चा सोचे अपने अलग अलग से, और मतलब इतना कम टाइम दो कि वो इधर उधर कर ही नहीं सके। बहुत सारा फेल उपाय कर है, दे। फेल नहीं करे, मतलब अपना वो अपना सोचने में टाइम लगाए बजाय कि इधर उधर पूछे। कम फेल टाइम कैसे? कम टाइम नहीं, सफिशिएंट टाइम रहता है, लेकिन तुम दूसरे मतलब से ढूंढ के ना लिख पाएगा ना मैम। पूछ नहीं पाओगे। मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट इसी में तुम ये नोट्स पढ़ाए, ये पीपीटी पढ़ाए, जो मटेरियल दिए हुए हैं बस एकदम उसका लाइन बाय लाइन छाप देना। ऐसा कुछ दे, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसा कर दे कि रटना, रटना तो खैर कभी नहीं चाहिए, रटना तो बेकार है। एक आधा चीज कुछ रटना भी जरूरी होता है, जैसे आप पाथ में है तो उसको रटना ही पड़ेगा, क्या करोगे। तो रट्टाफिकेशन कम, समझना ज्यादा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि समझने वाला भी अगर दे दिया, तुम किताब खोल भी लोगे तब भी तुमको खुद से ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ओपन बुक सिस्टम बीच में हुआ था ना कि ओपन बुक सिस्टम कर दिया जाए। ओटीबी ये था मैम, ओपन टेक्स्ट बुक असेसमेंट। हाँ था, वो ज्यादा सही रहता, पता है उसमें क्या होता है, कितना भी मतलब स्टूडेंट अपना अपने हिसाब से जो समझ पाता वो लिखता। इसमें स्टूडेंट का यस एक्चुअल पता चलता है कि मतलब कितना वो ले पाया है, कितना वो गेन कर पाया है टीचर से। उस टाइप का भी एग्जाम हम कंडक्ट कर देंगे, ऑनलाइन भी होगा तो हमको दिक्कत नहीं है, हम ले लेंगे आराम से।